हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के जो कमेंट होता है उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि मेरा वीडियो 1 तारीख तक नहीं आएगा, क्योंकि मैं कुछ कामों से अपने गाँव आ गया था और अभी भी मैं लाइव आकर सेशन को पूरा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी भी मैं गाँव हूँ। जब मैं अपने कह सकते हैं जहाँ पे पढ़ाते हैं स्टूडियो पे जाऊँगा तब आपको वीडियो अपलोड करके सेंड करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं छोटे बच्चों का क्लास को रिक्वायरमेंट कर रहा हूँ, या फिर कह सकते हैं कि अभी यूपीएससी का नोट्स वगैरह के लिए तैयार कर रहा हूँ, जिसको कि इस वीडियो को भी देखिएगा, नोट्स वगैरह बनाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, जैसे कि हर वीडियो में मैंने किया हुआ था कि वीडियो को स्टार्ट होने से पहले एक मोटिवेशन करते हैं, उसी तरीके से इस वीडियो में मोटिवेशन करते हैं, उसके साथ ही साथ हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तजुर्बे ने शेर को खामोश बनाया है, या फिर तजुर्बे ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्लास 6 का चैप्टर 1 एनसीईआरटी है, जिसका चैप्टर का नाम है, हमारा साइंस है, जिस चैप्टर का नाम है भोजन के घटक, यानी भोजन फूड के कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसको हम कर लेते हैं थोड़ा बड़ा, उसके बाद पढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्यूआर कोड है। एनसीईआरटी का बुक अगर आप लोग ओपन करते हैं तो वहाँ पे क्यूआर कोड आपको शो करेगा, जिस क्यूआर कोड का नंबर है 0653CA02। कुछ लोग को पता नहीं रहता है क्यूआर कोड से होता क्या है। अगर आप इसको स्कैन करें तो आपको जो वेबसाइट होती है एनसीईआरटी का, वहाँ पे आपको इसका क्वेश्चन आंसर, इसका जो भी मतलब कह सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, सब चीज़ का पता चल जाता है। चलिए, हम लोग अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, पिछले कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। यानी स्टूडेंट कह रहा है कि क्लास 5 में हम लोगों ने उन सभी चीज़ों का कह सकते हो कि सूची बनाया था, या फिर कह सकते हो एक लिस्ट बनाया था जिसे हम लोग खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था। यानी पिछले क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा था लिस्ट के साथ साथ कि क्या क्या भारत में किस जगह पे क्या मिलता है। जैसे होता है स्टूडेंट ना, हर स्टेट में अपना अलग अलग व्यंजन होता है, उसी के बारे में कह रहा है। तथा इन्हें मानचित्र में भी अंकित किया था। मानचित्र का स्टूडेंट मतलब होता है मैप में भी हमने शो किया था या फिर दिखाया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे सांभर से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है या फिर हैदराबाद की बात कर रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां भी हो सकती हैं। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्रियाकलाप दिया है। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल या फिर मांस, या फिर कह सकते हो कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इसी तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इन सारणियों को पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे व्यंजन से मतलब है विभिन्न तरह के भोजन। यदि हम यात्रा में हो तब हम वहीं खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो पाता है। यस स्टूडेंट, अगर आप लोग कहीं ट्रेन वगैरह से जाते होंगे तो जो आपके पास रहता है उसी चीज़ को आप लोग खा लेते हैं। हम में से कुछ लोग के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विभिन्न व्यंजन हर समय खा सके। जाहिर सी बात है, सही बात है। अगर आप कहीं जाते हैं, कहीं कर सकते हैं यात्रा करते हैं, तो अलग अलग तरह के खाना को लेकर जाते हैं, जबकि ये नहीं हो सकता कि आप घर पे रहें तो अलग अलग तरह के एक दिन में खाना खाएं या फिर मतलब बनाएं। आहार के विभिन्न खाद्य पदार्थ के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? अब आते हैं हम लोग 1.1 में, जिसमें है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। स्टूडेंट, जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको लाइन लिखना चाहिए, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, आप लोग उसको नोट डाउन करते जाइएगा। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या फिर एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या फिर जंतुओं से मिलता है। स्टूडेंट, पादप का मतलब हुआ पेड़ पौधे, या फिर जंतुओं का मतलब हुआ एनिमल। सारणी 1.1 में देख लो, विभिन्न क्षेत्रों राज्यों के कुछ सामान्य भोजन, जैसे क्षेत्र और राज्य दिया हुआ है, अन्य का व्यंजन दिया हुआ है, मतलब नाम दिया हुआ है, दाल मांस का व्यंजन दिया है, सब्जियां दिया है और अन्य व्यंजन दिए हैं। जैसे देखो, पंजाब की अगर बात करें तो मक्का की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही और घी होता है।
जबकि अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो चावल हो गया, अरहर की दाल हो गई तथा रसम चारू हो गया, या फिर कुद्रू हो गया, या फिर मट्ठा घी अचार हो गया। चलो इस आगे चलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटक को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। स्टूडेंट यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड कह सकते हो मिनरल्स के लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, या फिर कह सकते हो नेसेसिटीज होती है, या फिर नेसेसरी होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थ में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या फिर पके हुए भोजन में कौन सा एक या फिर अधिक पोषक उपस्थित है। पोषक का स्टूडेंट मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रशिक्षण को सारणी 1.2 में लिखते हैं। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परखनलियों तथा एक ड्रॉपर के भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 1.2 में दर्शाए गए तरीकों से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या फिर अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या फिर चखने का प्रयास मत कीजिए। यानी स्टूडेंट वार्निंग आपको दिया गया है कि किसी भी ऐसे केमिकल को ना ही चखें और ना ही खाएं जो आपके लिए हानिकारक हो। पता चला आप खाने स्टार्ट किया, जबकि केमिकल ऐसा होता है जो कि आपके मुंह को जला देता है, यानी माउथ को जला सकता है, बर्निंग करा सकता है। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधियों से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करें, देखिए कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मंड तथा शर्करा के रूप में होता है का मतलब होता है या तो ग्लूकोज के रूप में होता है या फिर कह सकते हो शुगर के रूप में होता है। देखो सबसे पहले बताया शुगर को ही, या फिर कह सकते हो जो स्टार्च होता है वह, मतलब शुगर जो होता है और स्टार्च होता है यही टूटकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी प्रणाली में कुछ बूंदे टीचर आयोडीन की मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलियम 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मड है यानी स्टार्च है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2 को देखते हैं। मंड के लिए परीक्षण। मड परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या फिर कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें से तनु आयोडीन विलियम की 2 या फिर 3 बूंदें डालिए। चित्र 1.1 में खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या फिर काला हो गया है? यह नीला का या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। चित्र 1.1 में मड के लिए परीक्षण है। स्टूडेंट आगे आ जाओ। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराएं और जांच कीजिए कि जिसमें मड है। अपने परीक्षणों को सारणी 1.2 में देखिए। प्रोटीन के लिए प्रशिक्षण। प्रोटीन के प्रशिक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए जिससे कि खाद्य पदार्थ का प्रशिक्षण करना है। यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या फिर मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ प्रणाली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं या फिर कह सकते हो मिलाना है। अब ड्रॉपर की सहायता से प्रणाली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डाल दीजिए। चित्र 1.2 में दिया गया है। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए प्रणाली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या प्रणाली का पदार्थ, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, कास्टिक सोडा का एक कह सकते हो बोतल है और एक कॉपर सल्फेट का है। चित्र 1.2 में प्रोटीन के लिए प्रशिक्षण कर रहा है ये लड़का। बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम लोग अगर प्रशिक्षण करें यानी कह सकते हो जब एक्टिविटीज़ को करते हैं तो अगर हमें बैंगनी रंग दिखाता है तो उसमें ये हमें पता चलता है कि प्रोटीन को दिखा रहा है। अब आप इस प्रशिक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। वसा के लिए प्रशिक्षण क्या होता है इसको भी देख लो। देखो स्टूडेंट, फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों अलग अलग चीज़ नहीं होती है, बशर्ते ये थोड़ा ज़्यादा और कम की बात होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट में भी थोड़ा
एनर्जी होता है और फैट में थोड़ा उससे ज़्यादा होता है, उसी चीज़ को अलग अलग कहता है, यह कार्बोहाइड्रेट कहता है या फिर फैट कहता है। वसा के लिए प्रशिक्षण, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसमें एक कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें, सारणी देख लो 1.2 में दिया है, खाद्य पदार्थ में उपस्थित पोषक, खाद्य पदार्थ मड उपस्थित, प्रोटीन उपस्थित, वसा उपस्थित। कच्चे आलू में मड उपस्थित होता है, लेकिन क्या प्रोटीन उपस्थित होता है? यस होता है। वसा होता है? हाँ होता है। दूध में देख लो, हाँ हाँ। मूंगफली में भी हाँ। बिना पका चावल चूर्ण, पका हुआ चावल, सूखा नारियल, बिना पकी अरहर की दाल या फिर चूर्ण कह सकते हो, पकी हुई दाल, किसी सब्जी का एक टुकड़ा, किसी फल का एक टुकड़ा, उबला अंडा, सफ़ेद भाग। कागज़ फट ना जाए, यानी स्टूडेंट पीछे हमने देखा था कि ऐसा मतलब उसको कूटिए कि ध्यान से कूटिए कि कागज़ फटे ना। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए कि क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज़ को किसी प्रकार के सामने किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाले धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। ध्यान रखना, जब कागज़ पे किसी तरह से तेल जैसा दिखाई देता है तो हम लोग जानते हैं कि वसा को दिखा रहा है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थ को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने प्रशिक्षण किया था? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसे खाद्य पदार्थ पाया जिसमें कि इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? हमने 3 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का प्रशिक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज, लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? 1.2 में है, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। स्टूडेंट, हमने कहा ना कि जो फैट होता है उससे भी हमें एनर्जी ही मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी हमें एनर्जी ही मिलती है। तो बशर्ते बात ये रहता है कि एक से कम मिलता है, एक से ज़्यादा मिलता है। देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वास्तविक में यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं, यानी कह सकते हो एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। चित्र 1.3 तथा 1.4 में देखना है। शकरकंद दिया है, आलू दिया, गन्ना, पपीता, तरबूजा, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, आम, तरबूजा। चित्र 1.3 में कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत दिए हैं और ए और बी यानी चित्र 1.4 वसा के कुछ स्रोत दिए हैं, जैसे पादप स्रोत है और जंतु स्रोत है। तो पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे से हमें क्या क्या मिलता है? तो कह सकते हो मूंगफली मिल गया, गिरी मिल गया या फिर तेल मिल गया। और अगर एनिमल्स की बात करें तो मांस हो गया, मछली हो गई, अंडे हो गए या फिर दूध, दही, ये सब हो गया। चित्र 1.5 प्रोटीन के कुछ स्रोत, ए पादप स्रोत और बी जंतु के स्रोत। देख लो, यहाँ पे हमें प्रोटीन के कुछ स्रोत दिए हुए हैं। इसका मैं एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि चित्र में दिखाया गया है। आप लोग बुक में चित्र में एक बार ध्यान से देखिएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। अगर कोई ये आपसे पूछता है कि प्रोटीन की आवश्यकता हमें क्यों होती है, तो ये बताइएगा कि हमारे बॉडीज़ को ग्रोथ कराने के लिए और हेल्दी रखने के लिए मुझे प्रोटीन की आवश्यकता होगी। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर के वर्धन भोजन भी कहते हैं। मतलब कह सकते हो जो प्रोटीन के लिए रहता है उसे प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। प्रोटेक्टिव फूड का मतलब कह सकते हो किसी तरीके से रोग वगैरह ना हो, उससे भी रोका हो, वैसे भोजन भी कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और विटामिन हमारी आँख, अस्थियों का मतलब होता है हड्डियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, इसमें से अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। अल्प मात्रा का मतलब स्टूडेंट होता है थोड़ी सी मात्रा में सभी विटामिनों की आवश्यकता होती है। चित्र 1.9 में दिया है विटामिन डी के कुछ ऐसे स्रोत जो कि तुम एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है।
और विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने से हमारे शरीर की सहायता करता है। और विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 1.6 से चित्र 1.9 में दिखाए गए हैं। आयोडीन के कुछ स्रोत जैसे पालक हो गया, अदरक हो गया। फास्फोरस के कुछ स्रोत जैसे लौह के कुछ स्रोत हो गए। कैल्शियम के कुछ स्रोत हो गए। चित्र 1.10 कुछ खनिज लवणों के स्रोत दिया हुआ है। अब आ जाओ, हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनता है। मतलब अगर कोई ये पूछे कि विटामिन डी हमें कहाँ से मिल सकता है, तो सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी मिलता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता है, जिससे कि लोग में इसकी कमी हो जाती है। देखिए, फिलहाल अगर गर्मी के टाइम रहता है तो उसमें सूर्य का प्रकाश लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सब लोग घर में रहें, अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, इसलिए ज़्यादा विटामिन डी लेने की आवश्यकता नहीं है, कम ही लें। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है और शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत को चित्र 1.10 में दर्शाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थ में से एक से अधिक पोषक होते हैं और आपने भी सारणी 1.2 में प्रशिक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्चे सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इस पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रफेज, रुक्षांश का जो इंग्लिश होता है रफेज कहलाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है और रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न या फिर दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान नहीं करते, कोई भी पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अव्यय है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने और हमारे शरीर की सहायता करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों की अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है और यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव्य के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल हो गया, दूध हो गया, चाय हो गया आदि। अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि हम क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। क्रियाकलाप 3 में है। एक टमाटर तथा नींबू जैसे कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? एकदम होते हैं, सही बात है। जब भी आपके घर में किसी फल या फिर सब्जी को काटा या फिर छिला या फिर मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या फिर सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें कि पानी की मात्रा नहीं होती है? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है और कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से होता है और इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थ को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। 1.3 में देखिए संतुलित आहार या फिर जिसको हम लोग इंग्लिश में बैलेंस डाइट के नाम से भी जानते हैं। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसमें उसे आहार कहते हैं और हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हो। यानी स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स ना ही जितनी आवश्यकता है उससे ना ही कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा होना चाहिए। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश या फिर रफेज तथा जल भी होने चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार के नाम से जाना जाता है। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोग को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? जी नहीं। क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एकदम, ये तो बात सही है स्टूडेंट। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें से सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। देखिए स्टूडेंट, बेसिकली अगर बात किया जाए तो सब जितने भी हम लोग चीज़ खाते हैं उसमें से हमें सब चीज़ की पूर्ति हो जाती है। यानी विटामिन की पूर्ति हो जाती है और कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति हो जाती है, फैट की पूर्ति हो जाती है, मिनरल्स की पूर्ति हो जाती है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग और चना, किण्वित भोजन जैसे दक्षिण भारतीय भोजन जैसे कि इडली हो गया, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी हो गया, थेपला अनाज हो गया और दालों से बना केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके
पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? एकदम स्टूडेंट, कुछ में कहा जाता है ना कि जो एनर्जी रहता है वो खत्म हो जाता है। जैसे चावल हो गया, चावल को ज़्यादा धो दे या फिर जो मान वगैरह निकलता है उसको निकाल कर फेंक दे तो फिर हमें कुछ नहीं बचता है। पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ स्टूडेंट, होता है। छिलका उतारकर यदि सब्जियां और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सब्जियों और फलों के त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं और चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें से उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग अलग हो सकते हैं। हम हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की भी हानि हो सकती है और यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कोई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो सकती है। मतलब कोई कह सकते हो कि कई लाभदायक जो प्रोटीन होंगी वो सभी खत्म हो जाएंगी। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। यानी जब भी हम कहेंगे कि विटामिन सी को गर्म किया जाएगा तो नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्चे सब्जियों को सम्मिलित करें? एकदम उचित होगा। भूसों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरा कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरा वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें जैसे कि समोसा हो गया, पूरी हो गई, मलाई हो गया, रबड़ी हो गया, पेड़ा हो गया आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन भी खाया और इसके अलावा मतलब कह सकते हो ये खाया और उसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निस्संदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण भी बनती है। यानी ऐसे भी अगर वसा का अगर इंग्लिश करोगे तो फैट होता है और फैट से मतलब होता है मोटा। 1.4 में दिया है अभाजन रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी भी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या फिर अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभाजन रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना मतलब हाइट इंक्रीज न होना, चेहरे का सूजन होना, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि कर सकते हो। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुबला पतला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो जाएगा, मतलब कमज़ोर हो जाएगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इसमें से कुछ सारणी 1.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभाजन रोगों के रोकथाम संतुलित आहार लेने से भी की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन इतने अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। सारणी 1.3 में दिया है विटामिन और खनिज लवणों के अभाव में के कारण होने वाले कुछ रोग या फिर कह सकते हो विकार। खनिज और विटामिन अभाजन रोग या फिर लक्षण क्या होता है? विटामिन ए की कमी से क्षीणता या फिर दृष्टिहीनता होती है, जिसमें क्या होता है कमजोर दृष्टि या फिर अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन बी1 से होता है बेरी जो कि दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी होती है। विटामिन सी से होता है स्क्रबी जो कि मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी में होता है रिकेट्स अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम अस्थियां और दंत क्षय, कमज़ोर अस्थियां दंत क्षय। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग जिसको कि हम लोग इंग्लिश में गाइटर के भी नाम से जानते हैं। गर्दन की ग्रंथियों का फूल जाना होता है। बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाती है। लोह या फिर अरक्ता कमजोरी हो जाती है। इसमें देखो प्रमुख शब्द दिया था जो संतुलित आहार थे, बेरी थे, कार्बोहाइड्रेट था, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश, स्क्रबी, मड, विटामिन। अब आते हैं यहाँ पे यह FSSAI यानी FSSAI मानकों के अनुसार
दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थ का लोगो है और खाद्य पदार्थों से सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, नमक, प्रमुख विटामिनों और खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना है। देख लो, सुदृढ़ीकृत फोर्टिफाइड्स संपूर्ण पोषक स्वस्थ जीवन। सारांश लास्ट में दिया स्टूडेंट, देख लेते हैं इसको भी कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व क्या क्या हैं। उनके नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होना चाहिए। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा है प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर के वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए भी होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुचांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्टता रोग अथवा विभिन्न प्रकार विकार उत्पन्न हो सकते हैं। स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। इसको अभ्यास को हम लोग अभ्यास को ऐसे तो अगर आप लोग के पास बुक है तो आप लोग खुद देख जाइएगा, अगर नहीं है तो फिर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ओपन रहेगा, आप लोग मैसेज कर सकते हैं, इसको भी मैं पढ़ा दूंगा या फिर बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।